तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री का बिगिनिंग करने वाले हैं। तो ये वाला जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही शानदार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं का क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, हम लोग इस पूरे चैप्टर को कोशिश करेंगे कि वन शॉट में क्लियर करें, मतलब एक ही वीडियो में कवर करें। अगर कुछ बच जाता है तो एक छोटा सा और सेशन ले लिया जाएगा जिससे कवर हो जाएगा, उसमें और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग पूरे रासायनिक अभिक्रिया को, उसके टाइप को, पूरे रासायनिक समीकरण को कवर करने वाले हैं। एक एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से कुछ हटकर भी हम लोग करेंगे और इसमें हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर इस पूरे वीडियो को एकदम स्किप नहीं करते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको स्किप नहीं करना है, लगातार बने रहना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है चेंज। चेंज मतलब कहते हैं परिवर्तन। भैया परिवर्तन क्या होता है ये हमको पढ़ने वाला है। देखिए, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अगर हम बदलाव देखते हैं तो उसे परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक पानी को, चाहे एक पानी नहीं, आप पानी को जैसे फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ़ में बदल जाता है, ये परिवर्तन हुआ। हम अभी ऐसे दिख रहे हैं, थोड़ा देर में हम साड़ी पहन ले तो मेरे में परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप दूध में जैसे जोरन डालते हैं, रात भर रहता है, वो दही में बदल जाता है, ये पदार्थों में परिवर्तन हुआ, ठीक है। देखिए, परिवर्तन जो हुआ, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन होता है जिसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। एक परिवर्तन जो है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, और सेकेंड नंबर को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। बस बने रहिए भैया, बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे, बेसिक से एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। एक जो परिवर्तन है वो भौतिक है और एक है रासायनिक परिवर्तन। भैया भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार हो जाए तो पुनः उसे अपने अवस्था में लाया जा सकता है। मतलब एक बार ये परिवर्तन हो जाए तो इस परिवर्तन को उल्टा भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बैलून का फूलना। बैलून का फूलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे भैया? बैलून पुचका हुआ है, जैसे उसे फुलाते हैं तो एक बड़ा सा फूल जाता है और फिर उसमें का हवा निकलता है तो फिर वो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। यानी ये चेंज तो हुआ बट दोबारा अपने अवस्था में आ गया, तो एक भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोमबत्ती का जलना नहीं, मोम का पिघलना, सॉरी, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघलता है, फिर उस पिघले हुए पदार्थ को आप जोड़ देंगे तो वह फिर एक मोम बन जाएगा, एक ठोस अवस्था में बन जाएगा। तो मोम का पिघलना हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जो एक बार हो जाए तो पुनः वापस किया जा सकता है, उसे रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम इस बोर्ड पे मार्कर चला दिए, तो मार्कर चलाए तो एक चेंज यहाँ पे लगा, यहाँ पे चेंज दिखा, और जैसे ही इसको मिटा देंगे फिर ये परिवर्तन रिवर्स हो गया, फिर ये परिवर्तन उल्टा हो गया। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में कोई अभिक्रियाएँ नहीं होती है, कोई रासायनिक अभिक्रियाएँ नहीं होती है, कोई यहाँ पे फिक्स परिवर्तन नहीं होता है कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं चेंज होगा, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है भैया? रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होता है जो एक बार हो जाए तो पुनः उसे वापस नहीं किया जा सकता है। एक बार वो परिवर्तित हो जाए तो पुनः उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उल्टा उस फिर पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे फलों का पकना। एक कच्चा फल, एक कच्चा आम जब पकता है तो पक जाने के बाद क्या कभी आप देखे हैं कि कच्चा फल पक गया और पकने के बाद फिर कच्चा हो गया? टिकोड़ा पके हुए आम में बदल गया, फिर पका हुआ आम टिकोड़ा में बदल गया, ऐसा होता है क्या? कभी हमने नहीं देखा ज़िंदगी में। अच्छा, ये तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। आप दूध से दही जमाएं
तो परिवर्तन हुआ, दूध से दही जमाए तो परिवर्तन हुआ। लेकिन क्या कभी आपने दही से दूध बनाया है? क्या कभी आपने दही को दूध में कन्वर्ट किया है? नहीं हो सकता है। दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध कभी नहीं बन सकता है। तो यह एक अस्थायी परिवर्तन है, एक बार हुआ तो दोबारा वापस नहीं हो सकता है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन का एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप पानी से बर्फ़ जमाएं, पुनः आप बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं, तो ये रिवर्स हो गया, ये उल्टा हो गया परिवर्तन, तो ये भौतिक है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, आप आटे से रोटी बना दीजिए, पुनः आप रोटी को आटा बना दीजिए, तो ऐसा कतई संभव नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर हम कहें कि मैं 7 साल का जब था तो इतना बड़ा था, और जब मैं आज हूँ तो इतना बड़ा हूँ, तो क्या मैं ये जो परिवर्तन हुआ उस समय से, क्या मैं फिर से छोटा हो सकता हूँ? नहीं। तो अगर हम दोबारा पुनः अवस्था में नहीं जा सकते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ होंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक परिवर्तन में एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में फिक्स चेंज होता है, मतलब एक पदार्थ बन गया तो उसे दोबारा दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट, मतलब पुनः वाला पदार्थ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, हम लोगों ने चेंज तो पढ़ लिया, लेकिन इसी से रिलेटेड है रासायनिक परिवर्तन में हमने एक बहुत बड़ी बात बोल दिया भैया, कि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है रासायनिक परिवर्तन में। आखिरकार ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? आप बस मेरे साथ बने रहिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप एक स्टेप भी मिस करेंगे तो फिर आप गए। तो एक चीज़ हमने बोला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वर्ड का इस्तेमाल हमने किया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आखिर ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है? देखिए, जब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जुड़कर, लड़कर, मोहब्बत कर जो भी करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है, और एक ही नहीं, एक से ज़्यादा नए पदार्थ का निर्माण भी कर सकता है। तो ये जो बीच में प्रोसेस होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चेंजिंग का, इसे ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर से एक बार डिफिनीशन बोलते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, प्लीज़ आप लिखते चलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड पर पूरा लिखने वाले नहीं हैं। फिर से बोले, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके, जुड़कर, अन्य पदार्थ का मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं, पदार्थ के साथ जुड़कर एक नए या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो भी जो पदार्थ का निर्माण होता है उनका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से संयोग मतलब जुड़कर वाटर का, पानी का निर्माण करता है। यह हम हिंदी में लिखे हैं। क्या इसमें लिखे हैं? हिंदी में लिखे हैं। हम बोले हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से संयोग कर अभिक्रिया कर किसका निर्माण करता है? पानी का निर्माण करता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में लड़ा होगा और किसका निर्माण किया होगा? पानी का। तो ये हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस और O2 गैस आपस में जुड़कर ये पानी का जो निर्माण किया होगा H2O का, तो इस यहाँ से इनके लड़ने और यहाँ तक जाने, ये पानी तक पहुँचने में जो बीच में प्रक्रियाएं होती है, उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ये जब लड़ रहा होता है पानी बनाने के लिए, जब ये आपस में जुड़ रहा होता है पानी बनाने के लिए, तो उस समय जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आई? चलिए, अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में एक वर्ड का हम इस्तेमाल किए कि जब पदार्थ नया बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण
पहले वाले पदार्थ के गुण से अलग होता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। तो दूध से दही जब बनता है तो बीच में एक रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है। अच्छा, क्या दूध का गुण दही के गुण से समान होता है? नहीं होता है। दूध का गुण अलग होता है, दही का गुण अलग होता है। भले दूध से दही बना हुआ है, लेकिन जो नया चीज बनता है इसका गुण इस पहले वाले के गुण से अलग होता है। अच्छा, इसी अभिक्रिया में देखिए, ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस, ये पानी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी बनाया। तो हाइड्रोजन का नेचर कुछ अलग होता है। हाइड्रोजन जलने वाला होता है, हाइड्रोजन में तुरंत आग लग जाती है, जलने वाला। ऑक्सीजन जलाने वाला, ये जलने वाला होता है, ये जलने वाला होता है। भैया ये जलाने वाला होता है, आप खुद जानते हैं, ये जलाने वाला, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ जल ही नहीं सकता। और आप देखिए जो नया ही बना, जो नया बना यहाँ पे पानी, ये तो बुझाने वाला आ गया। क्या आ गया जी? बुझाने वाला। ये तो बुझाने वाला आ गया। तो हाइड्रोजन जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, और जो नया चीज़ बना वो बुझाने वाला आ गया। तो डिफरेंट है कि नहीं? इनके गुण से इसका गुण अलग है कि नहीं? इसलिए तो बोले रासायनिक अभिक्रिया में जो भी बनता है लास्ट में, जो भी इधर प्राप्त होता है हमें, उसका गुण पहले वाले जो पदार्थ हैं उनके गुण से अलग होता है। आप यहाँ पे देख चुके होंगे। अच्छा चलिए हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे कार्बन सी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन हर पदार्थ में होता है, हम लोगों के अंदर भी है। कार्बन जल सकता है, ऑक्सीजन जला सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है जो कभी कभी आग बुझाने के लिए भी काम करता है। फायर ब्रिगेड या जो वो लाल वाला होता है ना, बुझाने वाला आग, उसमें भी CO2 गैस मिला होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके गुण से इसका गुण अलग है, यानी बनने वाले पदार्थ का गुण अलग है। तो रासायनिक अभिक्रिया का फिर से एक बार डिफिनेशन बोलते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़कर संयोग कर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले, अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दैट्स इट। अब देखिए इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे इसे मिटाते हैं, हम मिटाना ले लेते हैं। इसे मिटाते हैं। अच्छा भैया हम एक चीज बोले, एक एग्जाम्पल हम अभी दिए कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके पानी का निर्माण करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, अभी हिंदी में लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं क्यों इसको हिंदी में लिख रहे हैं। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके किसका निर्माण कर रहा है? पानी का। ये इससे रिएक्शन करके इसका निर्माण कर रहा है, पानी का। देखिए अभी किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में लड़ रहे होते हैं, जो पदार्थ आपस में कर रहे होते हैं अभिक्रिया, जो पदार्थ आपस में जुड़ रहे होते हैं, उन्हें एक वर्ड से सम्मानित किया गया है जिसे कहा जाता है प्रतिकारक या अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। अच्छा, इस अभिक्रिया में जैसे बोले हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके, तो रिएक्शन कौन कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस। तो जो अभिक्रिया में आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। इन्हें यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में लड़ रहे हैं तो इनको कहा जाता है अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट। इसे बहुत लोग प्रतिकारक भी कहते हैं, लेकिन जब ये दोनों लड़ लेते हैं, जब इधर आपस में लड़ लेते हैं, तो जो बनता है, जो बाद में चल के हमें प्राप्त होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, जो जैसे यहाँ पे पानी प्राप्त हुआ, पानी हमको लास्ट में प्राप्त हुआ, तो इसे कहा जाता है प्रतिफल। इसे क्या कहा जाता है? प्रतिफल। इंग्लिश में कहा जाता है इसे प्रोडक्ट। ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो आपस में अभिक्रिया कर रहे होते हैं उन्हें हम प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। अभिक्रिया होने के बाद जो हमें लास्ट में प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, उसे हम बोलते हैं प्रतिफल। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्टेंट है,
अभिकारक है और पानी हमें प्राप्त हुआ तो इसे प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो कौन रिएक्शन किससे किया? कार्बन ऑक्सीजन से किया। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन किए तो इनको बोलेंगे अभिकारक। और बना क्या है? ये रिएक्शन होने के बाद बना क्या है? CO2। तो इसे बोलेंगे प्रतिफल। इसे क्या बोलेंगे? प्रतिफल। याद रखेंगे, याद हो जाएगा। चाहे एक चीज ऐसे पहचान सकते हैं कि तीर के बाएं तरफ अभिकारक होते हैं और तीर के दाएं तरफ प्रतिफल होते हैं। इधर लड़ते हैं उधर बनते हैं, इधर लड़ते हैं उधर बनते हैं। लड़ने वाले अभिकारक, बनने वाले प्रतिफल। तो आप समझ चुके होंगे। यदि कोई पूछता है कि भैया अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, अगर इसका डिफिनीशन देना हो तो कहिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को या लड़ने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। या कोई पूछे कि प्रतिफल क्या है, इस प्रतिफल को सम्मानित कीजिए, परिभाषित कीजिए, तो कहिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया सीख लिए। जो लड़ता है उसे अभिकारक बोल दिए, जो बनता है उसे प्रतिफल बोल दिए। लेकिन आखिरकार ये अभिक्रियाएं होती कैसे हैं? आखिर ये प्रोसेस होता कैसे है ये भी तो बता दीजिए। तो हम बता रहे हैं इसका प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं इसकी क्रियाविधि, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं भैया। ये कैसे होता है ये बताना है हमको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए हम एक अभिक्रिया लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके पानी का निर्माण करता है। ये करता है। अब देखिए प्रोसेस होता कैसे है। पहले इसे हम बोलते हैं अभिकारक। इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो बना ये मेरे के पास पानी जो बना ये है प्रतिफल। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो अभिकारक होते हैं उनके परमाणु पहले टूटते हैं। जो अभिकारक होते हैं उनके परमाणु छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन हो गया तो इसका परमाणु यहाँ पे छोटे छोटे भागों में टूटेगा, ऐसे टूट जाएगा। इसके भी परमाणु छोटे छोटे भागों में ऐसे टूटेंगे और टूटकर पहले ये टूटेंगे, फिर ये आपस में इसके परमाणु एक एक करके ऐसे करके ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट होकर इस प्रतिफल के अणु में कन्वर्ट होंगे। ऐसे प्रतिफल के अणु में कन्वर्ट होंगे। प्रतिफल के अणु, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे इसका प्रोसेस होता है। तो कैसे इसके क्रियाविधि को कैसे लिखेंगे? पहले बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रतिकारक होते हैं उनके अणु पहले परमाणुओं में टूटते हैं, माने छोटे छोटे परमाणुओं में, कणों में टूटते हैं। और जब वो टूट जाते हैं तो पुनः वो आपस में जुटकर प्रतिफल के नए अणु का निर्माण करते हैं और जिससे हमें प्रतिफल की प्राप्ति होती है। तो ये रहा क्रियाविधि। ठीक है, आप देख चुके हैं यहाँ पहले ये टूट रहा है, फिर ये आपस में जुड़ जुड़ के इसके अणु बना रहा है जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? पानी, यानी प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इसे आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लिखते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। यदि आपको और अच्छा से नोट्स पढ़ना है तो आप NCERT से बना सकते हैं, चाहे किसी भी बुक को फॉलो करके बना सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसे मिटाए। तो रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग क्रिया विधि समझ गए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि आखिरकार जो हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता आखिर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी विशेषताएं क्या है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, वो बहुत है भैया। कौन कौन से है? आइए 1 बाय 1 हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषताएं है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, कैसे अवस्था में परिवर्तन होता है? पानी
जब बर्फ में जमता है भैया, पानी जब बर्फ में जमता है तो पानी एक द्रव है और बर्फ एक ठोस है। तो पानी से बर्फ में जाते वक्त क्या हुआ, एक अवस्था में परिवर्तन हुआ। चाहे चलिए दूध से दही जमा, तो दूध से दही जमने में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अच्छा छोड़िए ये एग्जाम्पल छोड़िए, H2+O2 और ये बनाता है H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो बना वो द्रव बना, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरा चीज़, गैस की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति होती है भैया, गैस की उत्पत्ति होती है। देखिए बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें गैस निकलते हैं, तो गैस निकलना भी एक प्रकार का खूबी ही है रासायनिक अभिक्रिया की। तीसरा क्या है, ताप में परिवर्तन होता है भैया, ताप में परिवर्तन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होता है। कैसे, जैसे आप चूना जो आपके घर में पुताई होता है, आप चूना में जैसे पानी डालते हैं तो देखिएगा उसमें से भाप निकलने लगता है, गर्मी निकलने लगती है, यानी वहाँ पे ताप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा चौथी चीज़ क्या है भैया, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का बनना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का खूबी ही है। देखिए कोई अभिक्रियाएं होती है, जब अभिक्रियाएं होती है और प्रतिफल बनता है तो प्रतिफल में कुछ अवक्षेप भी प्राप्त होते हैं। अवक्षेप का मतलब जो खराब चीज़ होता है विलयन में नहीं घुलता है, वो ऊपर ही तैरने लगता है। जैसे आप गेहूं धोते हैं तो गेहूं में जो अच्छा गेहूं होता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है, और जो खराब गेहूं होता है, जो उसके छिलके होते हैं, जिसको हम लोग गाँव देहात में लेवड़ी बोलते हैं, वो ऊपर तैरने लगता है। तो तैरने वाला जो चीज़ होता है उसको निकाल कर हम फेंक देते हैं, यानी वो मेरे लिए अवक्षेप है, खराब चीज़ है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए ये 4 इसकी विशेषताएं हैं। एक 5वां भी विशेषताएं हैं, रंग में परिवर्तन होता है भैया, रंग में परिवर्तन। ये रंग में कैसे परिवर्तन होता है आगे चलकर हम आपको अभिक्रिया के द्वारा समझाएंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले रंग कुछ और रहेगा, तो अभिक्रिया होने के बाद कुछ और हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कुछ अलग होता है। कॉपर सल्फेट एक विलयन आता है, सॉल्यूशन आता है, उसका रंग नीला होता है, और जैसे हम उसमें लोहा को डालते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है। ये रंग में परिवर्तन जो है ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया की खूबी है, विशेषता है। तो यही सब विशेषताएं हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसे मिटाए, चलिए लिख लीजिए। आप उतार लिए होंगे। मेरे पास अगला जो टॉपिक है वो चैप्टर के नाम से लिया गया है, रासायनिक समीकरण। आप चैप्टर का नाम ही सुने होंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी थोड़ा जानते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए आप लोग मैथ में समीकरण तो पढ़े होंगे, तो उसी से लगभग रिलेटेड है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे हम समझाते हैं पहले, उसके बाद आपको डेफिनेशन बोलते हैं। जैसे हम एक अभिक्रिया लिखे कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर या जुड़कर अभिक्रिया कर पानी का निर्माण करता है। ऐसे हम लिख दिए। ये मेरे पास भाषा है कि नहीं। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर पानी का निर्माण करता है। ये हम एक अभिक्रिया बोल दिए अपने भाषा में। अच्छा हम अपने भाषा में बोले, कोई इसको इंग्लिश में बोल सकता है, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर। कोई इसको चाइनीज में बोल सकता है, कोई इसी अभिक्रिया को फ्रांस में बोल सकता है। अलग अलग भाषाओं में बोला जा सकता है इस अभिक्रिया को। अलग अलग देश अलग अलग अपने भाषा में इस अभिक्रिया को निरूपित रख सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा है तो हम हिंदी में इसे लिख दिए। ठीक है, कोई किसी का नेपाली होगा तो नेपाली लिखेगा, किसी का दूसरा भाषा होगा तो दूसरे भाषा में बोलेगा। ठीक है, किसी का भोजपुरी होगा तो भोजपुरी में बोलेगा। चलिए ये तो हो गया। अच्छा इस अभिक्रिया को हम हिंदी में बोले, यदि इसी अभिक्रिया को, इसमें जो टर्म हम यूज किए हैं उस टर्म का संकेत
और सूत्र यूज करके, संकेत और सूत्र यूज करके हम एक अभिक्रिया लिखे तो वह रासायनिक समीकरण होगा। कैसे, सुनिए इधर। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का संकेत सूत्र होता है H2, ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2, और पानी का निर्माण कर रहा है तो पानी का सूत्र होता है H2। ठीक है, अगर हम इस भाषा को इस संकेत और सूत्र में निरूपण कर दे, एक छोटा सा निरूपण कर दे और ऐसे इसको लिख दे ऐसे, तो इसका मतलब होता है इस अभिक्रिया का समीकरण बना दिए। अब ये जो हमको प्राप्त हुआ नीचे, यह एक रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। कैसे? ठीक है, तो ये कैसे बना दिए हम बोले कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी टर्म हैं, जो टर्म आ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ऑक्सीजन गैस आ रहा है, पानी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसके सूत्रों और संकेतों के सहायता से हम उसका अभिक्रिया का निरूपण करें, उस अभिक्रिया का निरूपण करें, तो वो जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हम यहाँ पे अपने भाषा में लिखे और इसको संकेतों और सूत्रों के सहायता से हम ऐसे लिख दिए, तो ये जो हमको प्राप्त हुआ यह रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ। जैसे हम बोले कि हिंदी में कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अगर हम इसी चीज को संकेत और सूत्र में लिखे तो बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर, ऑक्सीजन गैस से कार्बन ऑक्सीजन से जुड़कर, और इधर ऐसे तीर का निशान दे देंगे और जो निर्माण होगा इधर लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यह एक जो प्राप्त हुआ हमको, यह एक रासायनिक समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से जो हम संक्षिप्त निरूपण करते हैं, जो हम एक समीकरण बनाते हैं, उसी को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें ज़्यादातर संकेत और सूत्र का प्रयोग किया जाता है। समझ चुके होंगे? अच्छा, आखिरकार रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, कौन सा तरीका होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का। ठीक है, थोड़ी सी गाड़ी वाड़ी आ जा रही है तो डिस्टर्ब हो सकता है आपको। रासायनिक समीकरण को लिखने का जो नियम है वो क्या है, तो हम 1 बाई 1 करके नियम देखेंगे। सबसे पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनको आप उठाइए। सबसे पहले अभिकारक को उठाइए और उनका सूत्र और संकेत निकालिए। सबसे पहले जैसे हम अभी एक अभिक्रिया बोले, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके पानी बनाया, तो इसमें अभिकारक कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है अभिकारक, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों अभिकारक है। तो पहले इसका हम सूत्र लिखेंगे, तो इसका सूत्र H2, इसका सूत्र O2, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो इनके बीच में हम प्लस देखेंगे। प्लस का मतलब ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बीच में एक तीर का निशान देंगे, ऐसे तीर का निशान। ठीक है, अभिकारक को लिख लेंगे प्लस के सहायता से, उसके बाद एक तीर का निशान देंगे और तीर के बाद वो चीज़ लिखेंगे जो अभिक्रिया के बाद बना, यानी प्रतिफल को लिखेंगे। तो प्रतिफल हमारा पानी बना, तो पानी का सूत्र हम लोग देखेंगे H2O होता है, तो जो भी सूत्र या संकेत होता है उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो जाता है एक रासायनिक समीकरण। जैसे हम बोल दिए कि A B से रिएक्शन करके C और D बनाया, C और क्या बनाया? D। A और B आपस में रिएक्शन किए और बनाया C और D। तो ये रिएक्शन किया तो ये अभिकारक हुआ, ये क्या हुआ? ये अभिकारक हुआ, और ये बना तो ये प्रतिफल हुआ। ठीक है, अच्छा, अभिकारक का संकेत A है और B है, तो A और B को ऐसे लिख देंगे। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो इनके बीच प्लस लिख देंगे। अब इसके बाद तीर का निशान देंगे और तीर का निशान के बाद जो प्रतिफल बनता है उसको संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से यहाँ पे लिख देंगे। तो C और D बना, तो C और D बना, और इन दोनों के बीच में प्लस लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, तीर का निशान क्या दर्शाता है हमको?
तीर क्या बताता है? तीर बताता है कि ये आपस में लड़े, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो इधर जाकर ये बना। ये बता रहा है कि इधर ये आपस में लड़ा तो ये बना, इधर से इधर ये अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया इधर से इधर हुई, क्योंकि ये लड़ा था तो ये बना था। ठीक है, तो अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम तीर का मतलब समझ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप आसानी से लिख सकते हैं। अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है और अभिकारक को हमेशा तीर के बाएं तरफ रखा जाता है उनके संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से। ठीक है, तीर के दाएं तरफ हमेशा प्रतिफल को रखा जाता है। प्रतिफल मतलब जो बनता है, अगर प्रतिफल एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच प्लस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। आप लिख भी सकते हैं, अगर लिखने का मन करे तो आगे चलकर हम क्वेश्चन देंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का नियम क्या होता है, उसको लिखने का नियम क्या होता है, वो लोग हम लोग पढ़ लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार रासायनिक समीकरण लिखने का फायदा क्या है। आखिरकार रासायनिक समीकरण का लाभ क्या है, हम क्यों लिखते हैं रासायनिक समीकरण को। तो आइए इसे भी समझते हैं। तो अगला हेडिंग होगा भैया मेरा, अगला हेडिंग होगा रासायनिक समीकरण। समीकरण को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण का लाभ। आखिर क्या लाभ है रासायनिक समीकरण का, ये बताना है। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण का बहुते लाभ है और बिना लाभ का रासायनिक समीकरण दिया नहीं गया। चलिए वन बाई वन हम इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ है कि हम एक अभिक्रिया बोले, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके पानी का निर्माण करता है, तो एक लंबा सेंटेंस हुआ, एक लंबा हुआ और बोलने में भी ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे हम इसको एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो यह छोटा हो जाता है। जहाँ पे 2 लाइन में अटना चाहिए वहाँ पे सीधे आधा लाइन में अट रहा है। यानी रासायनिक समीकरण हमारे पेपर को बचाता है। क्या बचाता है जी? पेपर को बचाता है, पेपर को बचाता है। आप पेपर को सेव करते हैं इससे, पहला ये उपयोग है, सॉरी पहला लाभ ये हो गया। ठीक है, आप एक अभिक्रिया को हिंदी में लिखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जैसे उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो वो छोटा होगा, यानी मेरे पास पेपर की उपस्थिति बची। दूसरा, हम जिस पेन से लिख रहे हैं, हम इसी बोर्ड पे एक रासायनिक अभिक्रिया को पूरा हिंदी में लिखें तो हमारा इंक का जो खर्चा है वो ज़्यादा होगा। लेकिन हम उसी अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखें तो मेरा इंक बचेगा, मेरा इंक भी बचेगा, मेरे बोर्ड पर जगह भी बचेगा। तो जगह तो बच ही गया, पेपर का बचाव हो ही गया, लेकिन मेरे पास क्या बनता है? स्याही की बचत होती है भैया, स्याही की बचत होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल इसका लाभ है। तीसरा क्या लाभ है? तीसरा लाभ क्या है? अच्छा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर भाषा में बोला जाए तो हिंदी वाले हिंदी में बोलेंगे, भोजपुरी वाले भोजपुरी बोलेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश बोलेंगे, चाइना वाला चाइनीज बोलेंगे, अमेरिका वाले अमेरिकन बोलेंगे, अलग अलग देश वाले 218 देश वाले अलग अलग उस अभिक्रिया को बोलेंगे। लेकिन पूरे दुनिया में भाषा अलग अलग है, लेकिन संकेत और सूत्र अलग अलग नहीं है। हाइड्रोजन का सूत्र H2 हर जगह होता है, पानी का सूत्र H2O हर जगह H2O ही होता है, यानी सूत्र और संकेत नहीं बदलते हैं। विश्व में जितने भी देश हैं वो सारे देश एक ही प्रकार के संकेत और सूत्र मानते हैं, अर्थात भाषा अलग अलग हो सकता है। यदि हम यहाँ से एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर अमेरिका भेजते हैं तो मेरा हिंदी भाषा वो लोग नहीं समझेगा। यानी अगर एक साइंटिस्ट, अगर भारतीय साइंटिस्ट हिंदी में कोई समीकरण को लिखता है तो चाइनीज साइंटिस्ट उसको नहीं समझ सकता है, लेकिन वही इंडियन साइंटिस्ट उस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखता है तो चाइनीज साइंटिस्ट समझ सकता है। यानी समीकरण के रूप में अभिक्रिया को लिखना एक लाभदायक ये भी होता है कि पूरे विश्व के लोग उसे आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वह संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है और संकेत और सूत्र पूरे विश्व के लिए एक ही होता है। ठीक है, तो तीसरा सबसे बड़ा लाभ है कि रासायनिक समीकरण को हर आदमी समझ सकता है, हर आदमी, हर देश के आदमी समझ सकता है, हर भाषा के आदमी समझ सकता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चौथा क्या उपयोग है इसका? चौथा उपयोग कि रासायनिक समीकरण में हमको ये पता चल जाता है कि कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं,
कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, कितने वाटर के परमाणु हैं, मतलब पानी के परमाणु हैं। अगर कोई दूसरा अभिक्रिया उठाते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाए, तो इसमें पता चल जा रहा है कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हमें परमाणुओं का अच्छा सा ज्ञान मिल जाता है रासायनिक समीकरण से। क्या मिल जाता है? एक ज्ञान मिल जाता है। हम पता लगा पाते हैं कि उस अभिक्रिया में कितने क्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप रासायनिक समीकरण के लाभ सुनकर आप भी खुश होंगे, आपको याद भी हो गया। पहला, आप पेपर को बचा सकते हैं। दूसरा, आपका स्याही की बचत होती है क्योंकि समीकरण छोटे रूप में हो जाते हैं। तीसरा, कि किसी भी रासायनिक समीकरण के रूप में किसी भी अभिक्रिया को लिखा जाए तो कोई भी आदमी समझ सकता है, किसी भी देश के आदमी समझ सकते हैं, किसी भी भाषा के आदमी समझ सकते हैं। और चौथा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप पता लगा सकते हैं कि उसमें किसी भी पदार्थ का कितना परमाणु है। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लें। हम अब चलते हैं कि अब रासायनिक समीकरण में क्या कमियां रही है और कमियां जो रही है उसे दूर कैसे करेंगे, उसे दूर कैसे किया गया। जल्दी से नोट करें इसे। देखिए भैया, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और भी चैप्टर है उसे हम अच्छा से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, भले मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन आपको इस बोर्ड पे भी फील उतना ही आता होगा जितना आपको क्लासरूम में आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी पसंद करेंगे। ठीक है, हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़े, रासायनिक समीकरण को कैसे लिख सकते हैं वो पढ़े, रासायनिक समीकरण का क्या लाभ होता है वो भी पढ़े। साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण में क्या कमियां थी, क्या रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं का मतलब होता है कि वो कहाँ तक लागू होता है, उसकी कमियां क्या क्या है। देखिए, रासायनिक समीकरण की कुछ खास कमियां हैं, हम आपको गिना देते हैं। ठीक है, पहली कमी है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है, मतलब कौन पदार्थ ठोस है, कौन पदार्थ द्रव है और कौन पदार्थ गैस है। मतलब अवस्था का पता नहीं लग पाता है। दूसरा कारण क्या है कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्पन्न होती है और गैस उड़ती है। तो किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस उड़ता है या निर्गत होता है, तो ये पता नहीं चल पाता है कि कौन उड़ रहा है कौन नहीं उड़ रहा है। तो गैस की जो उत्पत्ति होती है इसका पता नहीं लग पाता है रासायनिक समीकरण में कि गैस उड़ रहा है कि गैस वहीं पे है। ठीक है, चलिए तीसरा कारण क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा कारण क्या है, तीसरा सीमाएं क्या है। तीसरी सीमाएं जो हैं वो है कि कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें हीट निकलता है यानी गर्मी निकलती है, और कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होता है तब जब वो गर्मी अवशोषित करता है। मतलब कोई कोई अभिक्रिया होते वक्त गर्मी को लेता है और कोई कोई अभिक्रिया होने के बाद गर्मी निकलता है। तो ऊष्मा निकलना और ऊष्मा लेना इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। ऊष्मा कब निकल रहा है और ऊष्मा कब निकल रहा है और ऊष्मा कब ले रहा है ये नहीं पता चलता है। तो ये तीन मेजर इसकी सीमाएं हैं। पहला कि अवस्था के बारे में पता नहीं चल पाता है, कौन ठोस कौन द्रव कौन गैस। दूसरा, गैस उत्पत्ति होता है, गैस उड़ता है, तो किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में यह नहीं पता चल पाता है कि गैस उड़ रहा है कि उस अभिक्रिया में ही है। चलिए तीसरा है कि कोई कोई अभिक्रिया ऊष्मा को लेता है माने गर्मी को लेता है, और कोई कोई अभिक्रिया ऊष्मा को छोड़ता है गर्मी को छोड़ता है। तो कब लेता है और कब छोड़ता है ये हमको जानकारी पता नहीं चल पाती है। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को बाद में दूर किया गया। ठीक है, अच्छा इन सभी कमियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, आइए हम इसे दिखाते हैं। ठीक है, पहले इसे मिटाते हैं। तो इन सीमाओं को दूर कैसे कर सकते हैं, आपका हेडिंग रहेगा कि सीमा नहीं बोलना है, इन सीमाओं
को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, इन सीमाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ये जो कमियां है रासायनिक समीकरण में, ये दूर कैसे होंगी आखिर, हो सकती है। चलिए कैसे कमियां दूर होगी हम बताते हैं। सबसे पहली बात कि अब कोई रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा तो उसमें भी अवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। किसकी जानकारी दी जाएगी? अवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। अवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। रासायनिक समीकरण में अवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी वो देखते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई पदार्थ, अभिक्रिया में कोई पदार्थ ठोस है तो उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट देख के एस लिख देंगे। एस मतलब सॉलिड। यदि कोई गैस पदार्थ है तो उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट देख के जी लिख देंगे। यदि कोई द्रव है तो उसके जस्ट बगल में एल लिख देंगे। एल मतलब लिक्विड। और यदि कोई जलीय पदार्थ है, जलीय का मतलब उसमें पानी मिला हुआ है, यदि कोई जलीय पदार्थ है तो उसके जस्ट बगल में एक्वस लिख देंगे। ठीक है, आइए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गोज टू H2O, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके पानी बना है। तो अब ये समीकरण में कमियां हैं। अब इसमें हम कुछ दूर करेंगे कमियां। क्या कमियां दूर करेंगे? देखिए, हाइड्रोजन गैस है तो इसके जस्ट बगल में ब्रैकेट देके हम जी लिख देंगे। अब ये जैसे जी लिखा जाएगा तो पता चल जाएगा कि ओ हाइड्रोजन के बगल में जी लिखा है तो ये क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी एक गैस है तो ऑक्सीजन के जस्ट बगल में ब्रैकेट देके जी लिख दिया जाएगा। इसका मतलब जी बताता है कि ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। और पानी एक लिक्विड है, द्रव है, तो इसके जस्ट बगल में एल लिख देंगे। यह एल बताता है कि यह क्या है? एक प्रकार का द्रव है। ठीक है, अच्छा, जैसा हम एक और एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं आपको। एक और कौन? जलीय विलयन है, तो आप समझ चुके होंगे। दूसरी कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया? दूसरी जो बातें हैं इसमें वो है कि यदि किसी अभिक्रिया में गैस उत्पन्न हो रहा है या गैस उड़ रहा है, क्या हो रहा है? गैस उड़ रहा है। अगर गैस उड़ रहा है तो गैस उड़ने का संकेत हम कैसे दे सकते हैं? गैस उड़ने का मतलब जहाँ से गैस निकलता है उसके जस्ट बगल में हम ऐसे ऊपर की तरफ तीर का निशान दर्शा देंगे। ऊपर की तरफ तीर का निशान दर्शाने का मतलब गैस ऊपर उड़ेगा। जैसे मान लो कि CaCO3 जैसे टूटता है, यहाँ पे देखिए CaCO3 जब टूटता है तो ये CaO और CO2 गैस में बदल जाता है और ये गैस उड़ जाता है। तो यहाँ पे हम तीर का निशान ऊपर की तरफ दर्शा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि CO2 बन के उड़ गया। और यहाँ पे CaCO3 सॉलिड स्टेट में और CaO भी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गैस उड़ रहा है, कौन सा गैस नहीं उड़ रहा है। समझ में आया? चलिए, तीसरी बात इसमें क्या है? तीसरी बात कि यदि कोई अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का मतलब खराब चीज़ बनता है, तो अवक्षेप जब बनता है तो अवक्षेप को हम नीचे की तरफ दर्शाते हैं। नीचे की तरफ तीर का निशान देकर दर्शाते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं NaNO3 जब AgCl से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे NaCl और AgNO3 बनता है। ये कैसे बनता है आगे चल के पढ़ेंगे। जब NaNO3 AgCl से रिएक्शन करता है तो NaCl और AgNO3 बनाता है। यहाँ पे AgNO3 जो होता है ये अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप। तो ये अवक्षेप है तो इसके जस्ट बगल में ऐसे तीर का निशान दर्शाया गया होगा, मतलब यह अवक्षेप बन गया। ठीक है, तो आप बात को समझ रहे हैं कि यदि ठोस को दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाएंगे, गैस को ऐसे, द्रव को ऐसे, जलीय विलयन को ऐसे। कोई गैस उड़ रहा है तो उसको ऊपर के तीर के निशान तरफ, और कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसको नीचे की तरफ तीर का निशान देकर दर्शाएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि चौथा यहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ लिख दे? इधर जगह है, चौथी बात लिख देते हैं। आप देख लीजिएगा, चौथी बात यहाँ पे लिख देते हैं। कभी कभी होता है कि अभिक्रिया होते समय उष्मा लेता है, उष्मा गर्मी को लेता है। जैसे मान लीजिए कि N2O2 से जब रिएक्शन करता है तो यह उष्मा लेता है, तो उष्मा जस्ट इसके बगल में
इन दोनों के साथ प्लस में ऊष्मा लिख देंगे और ये बन जाएगा NO, NO बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए N2 और O2 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ये ऊष्मा को ग्रहण करता है। तो ऊष्मा जब ग्रहण करता है तो इसको तीर के बाएं साइड ही लिख देंगे। ये बताता है कि इन दोनों के साथ यह ऊष्मा भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, इसके अंदर सूख गया है, जिसकी वजह से NO बना। ठीक है। यह कभी कभी क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलता है, अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलता है। जैसे C+O2, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 बनाता है और इसके साथ ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा अब निकल रहा है तो ऊष्मा जो निकलेगा तो तीर के दाएं तरफ लिखेंगे। ठीक है। यदि ऊष्मा कोई पदार्थ ले रहा है तो तीर के बाएं तरफ रखेंगे, और यदि कोई पदार्थ ऊष्मा निकाल रहा है, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकल रही है, तो वहाँ पे तीर के दाएं तरफ ऊष्मा लिखेंगे। ठीक है। तो आप इस तरह से किसी रासायनिक समीकरण को और यूजफुल बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं, जिससे आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। कौन ठोस है, कौन द्रव है, कहाँ से ऊष्मा निकला, कहाँ ऊष्मा गया, कहाँ से गैस निकला, कहाँ से अवक्षेप निकला, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल सकती है। ठीक है। तो इसे नोट कर ले अपने भाषा में। हम चलते हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार पढ़ने। देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण का प्रकार, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड में। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार में दो प्रकार होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी समीकरण में तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, और इसमें तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, और इसमें जो होता है परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक हम समीकरण लिखिए C+O2 goes to CO2। ठीक है। तो इसमें देखिए तीर के बाएं साइड कार्बन 1 तो दाएं साइड भी कार्बन 1, और तीर के बाएं साइड ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है तो यहाँ अभी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे इधर जितने परमाणु है उधर ही उतने परमाणु है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपको बैलेंस इक्वेशन प्राप्त होगा, मतलब ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है। एक और हम एग्जांपल लिखिए H2+O2 और यहाँ पे लिख दिए 2H2O, इसको बैलेंस करके लिखे हैं, संतुलित करके लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लगा दिए, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन है। तो ये दोनों जो हम समीकरण लिखे हैं ये एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण है। अच्छा, यहाँ पे CO3 जब टूटेगा तो CaO+CO2 में टूटता है, तो क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? यस। यहाँ पे कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, कार्बन 1 तो यहाँ भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3 हो गया। तो जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर है, जितना परमाणु तीर के बाएं तरफ है उतना ही परमाणु तीर के दाएं तरफ है। तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। लेकिन आपको एक हम लिखे, जैसे हम एक लिखे SO3 प्लस O2 goes to SO3 प्लस H2O बनाएगा H2SO4। जब SO3 H2O से रिएक्शन करता है तो H2SO4 बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर सल्फर 1 तो उधर भी सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 3 1 4 तो उधर भी ऑक्सीजन कितना 4। ठीक है। इधर हाइड्रोजन 2 तो इधर हाइड्रोजन भी 2, और इधर ऑक्सीजन 4 तो उधर भी 4, यानी ये अभिक्रिया जो हुआ ये तो संतुलित है। चलिए संतुलित का एग्जांपल यहाँ पे देती है, कुछ दूसरा लिखते हैं। जैसे KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जब ये टूटता है तो KCl और O2 में टूटता है। अच्छा ध्यान दीजिए, क्या ये बैलेंस है? पोटेशियम 1 तो पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 तो क्लोरीन 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे
असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें तीर के बाएं तरफ और दाएं तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के बाएं और दाएं तरफ दोनों बगल प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, और यहाँ पे असंतुलित में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। तीर के बाएं तरफ कुछ और होगा तो दाएं तरफ कुछ और होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, इसका अगर डिफिनीशन बोलना हो तो कहिएगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित बोलते हैं, और वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, हमें हमेशा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित में लिखना चाहिए। आप एग्जाम में जब भी रासायनिक समीकरण को लिखें तो संतुलित के रूप में लिखें। पता है क्यों? क्योंकि संतुलित में लिखना अच्छा होता है। अच्छा, हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित में ही क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि एक आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या कोई भी संयोजन अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। मतलब जितना द्रव्यमान आपस में जुड़ता है उतना ही द्रव्यमान आपस में बनता है। मतलब जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही प्रतिफल का द्रव्यमान होता है। जितना अभिकारक आपस में द्रव्यमान लेकर लड़ेंगे उतना ही प्रतिफल के रूप में द्रव्यमान छोड़ेंगे। मतलब जितना हम डालेंगे उतना ही निकलेगा, जितना चक्की मशीन में गेहूं डालेंगे उतना ही आटा हमको प्राप्त होगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमेशा पालन होना चाहिए। इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हमें तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रखनी पड़ती है। बात तो समझ ही गए होंगे। तो आज हम लोग लगभग 17-18 छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर किए, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के बारे में पूरा डिटेल पढ़े। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, जिसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं का चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा साथ साथ और याद भी करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।